हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ ईसीजीसी, जो हम कर चुके थे। इसका एक वीडियो मैंने पहले प्रोवाइड करा दिया था, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं ईसीजीसी की। बहुत सारी पॉलिसीज़ दे रखी हैं जो हमें वेरियस टाइप ऑफ रिस्क जो होते हैं, जैसे आपका जो कमर्शियल रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, या एक्सचेंज रेट रिस्क है, जो भी बहुत डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं उनसे हमको बचाता है। ठीक है, अलग अलग रिस्क अलग अलग टाइप, मतलब अलग अलग पॉलिसीज़ अलग अलग टाइप के रिस्क से बचाता है। कौन चीज़ क्या क्या एरिया कवर करती है, किस चीज़ को नहीं कवर करती है, वो सब हम इसमें समझेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। पेपर में इस बार जो रिस्क था वो बहुत ज़्यादा आया था बीएफएम के, और बहुत थोड़ा सा जैसे आपका जो पेपर था ना इस बार का, वो ऐसा था कि आपका थ्योरेटिकल मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन जो था वो तो था, बट जो थ्योरेटिकल था वो भी आपका एकदम जैसे आपने अगर डीप स्टडी की हो, बुक एक बार रीड आउट की हो, तभी आपको पता होगा, अदरवाइज थोड़ा सा टफ था। ठीक है, कुछ लोगों के लिए। अब देखिए, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड पॉलिसीज़। ठीक है, तो आपका जो स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ हैं, इसमें हमारा जो क्या होता है ना, ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ये हमारे शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट्स के लिए हम करते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका देखिए बहुत तरीके से होता है, क्योंकि एक होता है शॉर्ट टर्म, होता है शॉर्ट टर्म कितना, वो 12 मंथ्स के अंडर में ही होता है, मतलब 1 ईयर का रहता है मार्जिन। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म क्या होता है, 1 साल से आप मैनी ईयर्स ना, एम नंबर ऑफ ईयर्स हैं, आपको नहीं पता कितना टाइम लग रहा है, कितना जा रहा है, 2 साल 3 साल ट्रेड चल रहा है, पार्ट में ट्रेड चल रहा है, एक साथ पूरा नहीं हो रहा है। तो बहुत से टाइप की ट्रेडिंग मतलब एक्सपोर्टिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ जो हम यहाँ पे अभी रीड आउट करेंगे, जो समझेंगे, वो हमारा होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट्स अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए कवर प्रोवाइड करवाता है। तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं वो समझते हैं। तो हमें पहला दे रखा है, वो हमें दे रखा है शिपमेंट कम्प्रहेंसिव रिस्क पॉलिसीज़। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आपका जो यानी जो पॉलिसी होती है, ये आपका कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों टाइप के रिस्क को कवर करती है। अब देखिए, ये चीज़ तो हुई, पहले तो हमने बात की कि ये कौन से टाइप के रिस्क को कवर करती है, ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या बोला, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल। सेकंड होता है कब से, तो डेट फ्रॉम शिपमेंट। ठीक है, तो आपकी जो डेट ऑफ शिपमेंट होती है उससे ये आपका कवर करता है। कौन सा वाला, शिपमेंट कम्प्रहेंसिव रिस्क पॉलिसी। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बाकी इतना डीप नहीं जाना है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये पॉलिटिकल और कमर्शियल रिस्क को कवर करता है। सेकंड है कब से कवर करता है, डेट ऑफ शिपमेंट से। ठीक है, सेकंड आपका है शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, तो आपका जो शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क है, इसमें क्या होता है, ये आपका केवल पॉलिटिकल रिस्क कवर करता है। देखिए, नेम में ही समझ में आ रहा है, शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क, राइट, नेम से ही क्लियर हो रहा है कि केवल एक कवर करता है, कौन सा, पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, और इसमें कब से होता है, डेट ऑफ शिपमेंट से ही। ठीक है, जब से आपकी डेट ऑफ शिपमेंट होती है उससे ही आपका ये रिस्क कवर होने लगता है। थर्ड है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसीज, इसमें भी क्या होता है, इसमें आपका जो है वो आपका जो पॉलिटिकल रिस्क है वो कवर करते हैं फ्रॉम डेट ऑफ पॉलिसीज से, पर एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, मींस आपका जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उससे कवर करते हैं। मैंने शायद एक थर्ड पॉइंट छोड़ दिया, सॉरी, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कम्प्रहेंसिव रिस्क पॉलिसीज, इसमें क्या होता है कि आपका कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों रिस्क कवर करते हैं, किस डेट से, फ्रॉम डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है, वो भी नेम से क्लियर हो रहा है। जब हम शिपमेंट वाले कम्प्रहेंसिव रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क की बात कर रहे हैं तो जो डेट है वो शिपमेंट के उससे शुरू हो रही है। ठीक है, बट जब हम कॉन्ट्रैक्ट वाले से बात कर रहे हैं ना, ये वाला दोनों, तो इसमें हमारी जो कवर होने की शुरू हो रही है ना डेट, वो हमारी डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो आपको जैसे क्लियर हो रहा है, मैं इसको क्लियर भी कर देती हूँ तब तक, क्लियर हो रहा है कि क्या चीज़ है। ठीक है, और ये देखिए, जहाँ पे आपका पॉलिटिकल रिस्क केवल लिखा हुआ है वहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल पॉलिटिकल रिस्क की, एंड जहाँ पे आपका वो लिखा हुआ है कि कम्प्रहेंसिव रिस्क है, वहाँ पे हम बात करेंगे कमर्शियल एंड पॉलिटिकल दोनों की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। ठीक है, नेम से ही सब क्लियर है। स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ हैं, 4 आपने समझ लिए हैं। ठीक है, 4 पॉलिसीज़ होती हैं, ये 4, 1 2 3 4, ये 4 पॉलिसीज़ हैं, और नेम से क्लियर हैं। 2 होती हैं शिपमेंट के लिए एंड 2 होती हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज़ समझ लेते हैं। जो आपका कमर्शियल रिस्क होता है ना, वो कैसा है, जो आपका कमर्शियल के जैसे कोई वैसा हो जाए, बायर और फेलियर जो है, गुड्स एक्सेप्ट करने से मना कर दे, या एक्सपोर्टर की साइड से कुछ इशू हो जाए, ट्रेडर की साइड से कुछ इशू हो जाए, तो वो सब आपका कमर्शियल रिस्क में आता है। और पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दी,
या फिर मान लीजिए कुछ ऐसा इशू बन गया, जैसे जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उसने ऐसा कोई इशू बन रहा है जिसकी वजह से ऐसा कोई लाइसेंस बना दिया है, ऐसा कोई नया लॉ ला दिया है जिसकी वजह से आपको ट्रेडिंग करने में इश्यू आ रहा है, तो वो सब जो है ना वो आपका इसमें कवर होता है। ठीक है, आगे हम जैसे जैसे करते चलेंगे ना, क्लियर करते चलेंगे पॉलिटिकल एंड कमर्शियल का। ठीक है, अब देखिए बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ कवर नहीं करती है। ठीक है, मैंने स्लाइड में लिखा नहीं है, मैं आपको ऐसे अलग से ही बता दे रही हूँ, थोड़ा बहुत ही मतलब इतना है नहीं, लेकिन एक बार पता होना चाहिए हमें। तो देखिए, अगर जैसे कोई कमर्शियल डिस्प्यूट अगर कोई बायर रेस कर रहा है, तो वो आपका इसमें कवर नहीं होता है। जो आपकी स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ होती है ना, ये डिस्प्यूट कवर नहीं करती है। मान लीजिए जब आपने सामान भेजा, सामने वाली पार्टी ने लिया, अब उसको कुछ क्वालिटी इशू लग रहा है, अगर वो एलसी में मेंशन है, ठीक है, तब तो आप अपना डिस्प्यूट किसी तरह निपटा लो। लेकिन अगर एलसी में मेंशन नहीं है तो फिर वो उसमें वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ईसीजीसी जो पॉलिसी है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपके एलसी पे डिपेंड करता है कि आपने जो एलसी या गारंटी जो भी बनवाया है वो कैसे है। ईसीजीसी केवल आपको रिस्क से कवर दे रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत सारे होते हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट और इंसॉल्वेंसी हो गई तो उसके लिए अलग अलग, अगर वो इंश्योरेंस और पॉलिसी आपने ले रखी है तो ठीक है, ये वाली स्टैंडर्ड पॉलिसीज उसको कवर नहीं कर रहा है, इंसॉल्वेंसी अगर हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन हो रहा है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क जिसको हम बोलते हैं, तो भी वो इसको कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो देखिए क्लियर ही हो गया था जब हम स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ पढ़ रहे थे कि केवल ये दो टाइप के रिस्क कवर कर रहा है, एक तो कमर्शियल रिस्क कवर कर रहा है, सेकेंडली आपका पॉलिटिकल रिस्क कवर कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसीज़। ठीक है, अब स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसीज़ आपका क्या होता है, इसमें क्या होते हैं ना, जैसे आपका जो एक्सपोर्टर है उसका हमें एक बार बताया गया है कि किसको हम स्मॉल एक्सपोर्टर मानते हैं। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ें होती हैं कि टोटल टर्नओवर जो हमारा दे रखा है, ठीक है, मीन्स हमारा जो टोटल टर्नओवर है वो 50 लाख है, किस में, 12 मंथ्स के पीरियड में। ठीक है, ये देखिए ये 12 मंथ्स का जो पीरियड है हमारा, इसमें आपका जो टोटल टर्नओवर हो रहा है वो 50 लाख का है। तो अगर इस ऐसे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उसको हम लेते हैं स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसीज़ की कैटेगरी में। ठीक है, इस और ये कौन कौन से कवर करते हैं, देखिए सेम चीज़ आपका कमर्शियल कवर कर रहा है, पॉलिटिकल कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये सब कवर करता है। ठीक है, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। ये हमने समझ लिया, क्लियर हो गया हमारा क्या है स्मॉल एक्सपोर्टर्स किसको बोला जाता है, ये हमें क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसीज़ शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे ना, देखिए इसमें जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये आपको कवर प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क अगेंस्ट में। ठीक है, आपने देखिए हमने सब समझते चल रहे हैं कि कौन कौन से रिस्क कवर हो रहे हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी पॉलिसीज़ कौन से रिस्क को कवर कर रही है। ठीक है, तो आपका जो ये है ना, ये आपका कवर कर रहा है कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क को। ठीक है, और इसमें जो गुड्स होते हैं वो 180 डेज से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो गुड्स जो शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं वो 180 डेज से ज़्यादा नहीं होता है, और ये आपका जो कवर करता है कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क को कवर करता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है, इसी में देखो दे रखा है कि ये जो है ना कम्प्रहेंसिव पॉलिसीज़ को नहीं करता है। मतलब जो जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है ना, उसमें जैसे आपका जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो पूरा कम्प्रहेंसिव जो भी शिपमेंट वगैरह है उसको सबको कवर नहीं कर रहा है, केवल आपका जो वही लोग अवेल करते हैं जिनको कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, तो वो इसको अवेल करते हैं। ठीक है, और हमने ये तो देखो बात कर ही ली थी कि कवर करता है आपका कमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क को। ठीक है, अब देखिए कमर्शियल रिस्क में क्या इंक्लूड करता है, इसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं। इसमें जैसे आपका क्या इंक्लूड करेगा, इस वाले में जो आपका स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसीज़ हैं, इसमें आपका इंक्लूड करेगा कमर्शियल रिस्क में इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। ठीक है, फेलियर हो रहा है बायर की साइड से पेमेंट के ड्यू होने पे, किस कब से, जो आपका ड्यू डेट है उसके 4 मंथ में। ठीक है, मीन्स क्या बात कर रहे हैं कि इसमें अगर आपका जो ड्यू डेट है उससे 4 मंथ तक अगर आपको ड्यू नहीं मिला है, पेमेंट नहीं हो रही है, तो फिर हम आपका इसको कमर्शियल रिस्क में लेते हैं एंड ये पॉलिसी उसको कवर करती है। ठीक है, सेकंड आपका हो गया बायर ने जो है ना गुड्स को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। ठीक है, और इसमें कुछ कंडीशंस भी रहते हैं, वो सब तो आपका एलसीज में जो मेंशन रहता है या इनकी जो ईसीसीसीज की पॉलिसीज़ होते हैं जिसमें अपडेशन करते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली होता है सब। ये सारे ये देखिए कंडीशंस के अंडर में ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्लियर हो गया कि कमर्शियल रिस्क में क्या क्या कवर कर रहा है। फिर पॉलिटिकल रिस्क में क्या होता है, अब कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो गया जिसकी वजह से ब्लॉक हो गया, डिले हो गया, तो वो सब रिस्क इसमें कवर कर लेता है। ठीक है, वॉर हो गई, अब सिविल वॉर हो रहा है, तो क्या कर सकते हो, इसमें किसी ट्रेडर की तो गलती है नहीं, दोनों बायर एंड सेलर की, तब आपका इस रिस्क में भी इसको भी कवर कर लेते हैं। बहुत सारे हैं, मतलब एक दो मैं इंपॉर्टेंट बताती चल रही हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया,
स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसीज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका जो स्टार्ट होगा वो हमारा होता है एक्सपोर्ट्स स्पेसिफिक बायर पॉलिसी। ठीक है, तो देखिए इसको हम शॉर्ट में BPST भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट में इसको BPST भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलरली बायर के लिए होता है। ठीक है, सबसे क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि अब देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है स्पेसिफिक बायर, उसी से क्लियर हो रहा है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट टर्म में भी लिख सकते हो BPST। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं, मीन्स एक्सपोर्ट बायर पॉलिसीज शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब इसको पर्टिकुलरली बायर के लिए हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपकी इसमें जो आती है ना, वो 3 पॉलिसीज़ को कवर कर रहा है। ठीक है, एक तो बायर वाइज हो रही है कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क के लिए। ठीक है, और एक आपका हो रहा है बायर वाइज पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट हो रहा है कि आपका इंसॉल्वेंसी हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो उस केस के लिए। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि जो बायर एक्सपोजर पॉलिसी होती है, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि बायर एक्सपोजर पॉलिसीज जो आपका, हम अभी नीचे चलेंगे, पहले हम ऊपर वाला ही देख लेते हैं। जो एक्सपोर्ट स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं, तो इसमें आपने समझ लिया ना कि 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। तो इसमें आपका क्लियर हो गया कि हमारा क्या है, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क को, तो जो पहली पॉलिसी होती है वो दोनों को कवर कर रहा है। ठीक है, सेकंड वाला आपका केवल पॉलिटिकल रिस्क को शॉर्ट टर्म में कवर कर रहा है। एंड नेक्स्ट वाला जो है ना, जो आपका थर्ड वन है, वो क्या हो रहा है कि अगर कोई इंसॉल्वेंसी हो रही है या डिफ़ॉल्ट LC ओपनिंग के लिए बैंक की साइड से कोई इशू आ रहा है, पार्टी की साइड से कोई इशू आ रहा है, तो पॉलिटिकल रिस्क जो है, तो इन सबको ये कवर करता है। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर पॉलिसीज़ भी कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा है बायर एक्सपोजर पॉलिसी। ठीक है, अब बायर एक्सपोजर पॉलिसी में क्या होता है, एक तो ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल कैसे होता है, ये चॉइस देता है, आपका जो एक्सपोर्टर होता है उसको चूज़ करने का चांस देता है कि वो एक्सपोजर बेस्ड कवर कैसे लेना चाहता है। मतलब उसके जो बायर है उसके हिसाब से वो सिलेक्ट करता है कि किस किस चीज़ के अगेंस्ट में उसको कवर चाहिए। ठीक है, मतलब कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क में किस किस चीज़ को वो कवर कर रहा है, चाहे वो LCs हों चाहे नॉन LCs हों, मतलब इस टाइप से आपको एक चॉइस देता है एक्सपोजर के हिसाब से कि कितना एक्सपोजर रखना है ना। हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ें हमें डर है कि ऐसा हो सकता है, इसको एक्सपोजर में रखो, तो वो एक तरीके से उस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी रहती है। बाकी तो पॉलिसीज़ के जो टर्म्स हैं वो तो ECGC डिसाइड करता है, लेकिन बायर के पास क्या चॉइस होती है, वो चूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लार्ज एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, उनको इनेबल करता है कि जो भी पर्टिकुलर बायर उनके पास है, जो भी एक्सपेक्टेड उनका एक्सपोजर होता है, उसको वो कवर करवा सके। ठीक है, और मेनली तो देखिए 2 ही टाइप के रिस्क हम तब से कवर कर रहे हैं अपना, कौन सा, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, तो इससे रहता है। अब देखिए एक सेपरेट, अगर मान लीजिए बायर एक्सपोजर पॉलिसी इशू कर रहा है, अगर मतलब जो वो है हर बायर के लिए सेलर, तो उसमें क्या होता है, उसके हिसाब से पीरियड जो उसका रहता है वो 12 मंथ ही रहता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ 12 मंथ की ही बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए 2 एक्सपोजर पॉलिसीज इसने बोला है कि कवर कर रहे हैं हम। एक तो कौन सा है हमारा, कवरिंग द रिस्क ऑन ए स्पेसिफाइड बायर। सेकेंड आपका जो बोल रहा है वो बोल रहा है कवरिंग द रिस्क ऑन ऑल बायर्स। ठीक है ना, अभी मैंने जो पीछे एक लाइन बोली थी आपने समझा होगा, तो वो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप समझ गए ना, मतलब एक्सपोजर बायर पॉलिसी में क्या होता है, अगर वो चाहे तो सारे रिस्क कवर कर सकता है बायर के लिए। ठीक है, मतलब जो सारे रिस्क बोले सारे बायर्स के लिए, जैसे उसने डिसाइड कर लिया ये रिस्क कवर कर, मतलब कमर्शियल बायर पॉलिटिकल रिस्क मेरा ये कवर हो रहा है और इतना एक्सपोजर मुझे सारा चाहिए, तो वो तो एक हो गया आपका सेकेंड वाला। फर्स्ट वाला क्या हुआ, उसने स्पेसिफाइड बायर के हिसाब से बोला कि मुझे ये एक्सपोजर पॉइंट्स लग रहा है, इसको भी आपको इंक्लूड करना है, इसको भी इसमें रखना है, तो वो हो जाता है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आपको एक्सपोजर के हिसाब से अपनी जो आपकी पॉलिसी होती है उसको चेंज करके, उसको अपने हिसाब से एकोमोडेट करके आपको तैयार करके देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। ठीक है, ये वाला हमारा, तो इसमें क्या होता है, आपका जो मतलब लार्ज एक्सपोर्टर होता है जो क्या कर रहा है, जो उसका कंट्रीब्यूशन है ना वो लेस देन 10 लाख पर एनुअल टुवर्ड प्रीमियम है। ठीक है, उनके लिए होता है, मीन्स समझ रहे हो ना, मतलब जो जैसे जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना आपको, उसका मतलब 10 लाख से नीचे नहीं जा रहा है, वो 10 लाख से ऊपर ही कर रहा है। हम एक तरीके से लार्ज एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो आपको 10 लाख से ऊपर दे रहा है हम उसको इसमें कंसिडर करते हैं, उसको इस पॉलिसी का बेनिफिट ले सकता है वो। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर वो ECGC को प्रीमियम पे कर रहा है 10 लाख इन ए ईयर, तो वो एंटाइटल्ड है इसको लेने के लिए। ठीक है, वो इस चीज़ को ले सकता है, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसीज़ को। ठीक है,
इतना डीप में नहीं जाएंगे, जो जो एक दो मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है इससे रिलेटेड आता है, पेपर में देखे हैं क्वेश्चन, उसको मैं थोड़ा बहुत आपको क्लियर कर दे रही हूँ। बाकी बस आपको जो मेन पॉइंट है ना, अब जैसे अगर पीछे देखिए इसी क्वेश्चन को देख लीजिए आप, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इसमें केवल एक चीज़ आ सकती है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी क्या है, या फिर इसमें कितने तक के मतलब जो प्रीमियम है पे करने के बाद लोग इंक्लूड हो सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिए इजी से इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि इस बार देखिए आपका जो एडम स्मिथ क्या कर रहे हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, ऐसे कभी क्वेश्चन आया था। तो अब ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, नहीं आएगा, नहीं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर अब हमारा नेक्स्ट आता है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट्स पॉलिसी। अब देखिए कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ में आपका क्या होता है ना, इसमें एक तो गुड्स जो होते हैं वो शिप कैसे होते हैं, जैसे आपका एक तरीके से देखिए कंसाइनमेंट से ही नाम समझ में आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपके जो ओवरसीज़ जहाँ पे सेंटर्स है ना, आपने वहाँ पे स्टॉक इकट्ठा करके रख दिया, ठीक है। अब जैसे ही कोई बायर उसको बाय करने के लिए करता है तो वो ओवरसीज़ में ही आपका है, आपको घर से मतलब एक तरीके से गैप कम हो जाता है थोड़ा, एक तो जो टाइम लैग है उसको कवर करता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ इंडिया से कर रहे हो, अमेरिका भेजना है, अगर आपने मिडिल में कहीं पे स्टॉक बना रखा है, बेस बना रखा है, या फिर मान लीजिए अमेरिका में एक बेस बना दिया, तो जब कस्टमर उसकी डिमांड करेगा तो आप उसको तक जल्दी पहुँचा सकते हो ना। तो कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी वो होती है, और ये चीज़ ये क्या करता है, ये उसको कवर करता है। जो मान लीजिए क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, देखिए इसमें लिखा भी है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट स्टॉक होल्डिंग एजेंट होता है, एक कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट ग्लोबल एंटिटी पॉलिसी होती है, ठीक है। तो ये आपको उस सब जो रिस्क उससे रिलेटेड होते हैं उन सबको कवर करता है आपका, ठीक है। कि जैसे आपका जो मर्चेंटाइज शिफ्ट हो रहा है तो उसको कवर कर ले, उसमें जो एजेंसी एग्रीमेंट है उसको कवर कर ले, इंश्योरेंस उसकी कवर कर ले, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आता है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़। अब हमारा आ गया आईटी इनेबल्ड पॉलिसी सिंगल कस्टमर, साइट्स बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। साइट्स की फुल फॉर्म है आईटी इनेबल्ड सर्विस पॉलिसी सिंगल कस्टमर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो आपका डिफाइंड पीरियड होता है ना, वो आपको एक हफ्ता भी हो सकता है, ठीक है, एक क्वार्टर भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपका सर्विस जो होती है वो कैसे भी चेंज हो सकती है, जो भी आपने मैंशन किया है अपने उसमें, ठीक है। और एक पॉलिसी के लिए वन पॉलिसी फॉर वन बायर इज इशूड फॉर 12 मंथ्स, देखिए बिल्कुल क्लियर लाइन लिखी हुई है कि अगर एक बायर के जो एक पॉलिसी इशू हो रही है वो 12 महीनों के लिए हो रही है, कब, जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका ये कवर करता है कमर्शियल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, एलसी अकाउंट ओपनिंग रिस्क जो होता है वो इसके अंदर कवर होता है, ठीक है। ज़्यादा डीप जाना ही नहीं है हमें, अपना पॉइंट्स ये 3 थे वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा रिस्क आ रहा है तो ये आपको ध्यान देना है, एलसी अकाउंट ओपनिंग रिस्क, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, एक तो ये तो पॉलिसी पर बायर है, ये तो आप समझ ही गए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ना, इसमें देखिए आपका जो नो क्लेम बोनस होता है, ठीक है, सॉरी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नो क्लेम बोनस जो होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी कैसे हो गया, एनसीबी, ठीक है, एनसीबी, ठीक है। तो एनसीबी जो आपका होता है ना वो कितना होता है, 5% होता है, ठीक है, 5% अप टू कितने, जो आप मतलब 5% है, और अप टू कितना होता है, मतलब मैक्सिमम जो आपका जा सकता है वो कितना होता है, 50%, जितना अवेलेबल होता है। तो कितना हुआ, 5% से 50%, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। और किसकी बात कर रहे हैं हम, नो क्लेम बोनस, जो क्लेम आप करते हो ना उसके अगेंस्ट में, ठीक है, अगर कोई क्लेम नहीं हो रहा है तो उस केस में। अब देखिए पॉलिसी पर फॉर, अब इसमें अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पॉलिसी फॉर एसएमई सेक्टर, ठीक है। अब पॉलिसी फॉर एसएमई सेक्टर नेम से क्लियर हो रहा है, जो एसएमई सेक्टर है हमारा उसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई है ताकि ईजिली जो लोग हैं वो इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकें, ऑपरेशनल ईजिली हो सके, और लोग अपना जो छोटा मोटा उस सेक्टर का सामान है उसको ट्रेडिंग कर सकें, और उसको ईजिली उसके सारे जो रिस्क हैं वो भी कवर हो सके, ठीक है। 2 ही रिस्क कवर होते हैं इसमें भी, कमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। अब देखिए पॉलिसी का पीरियड क्लियरली हमने लिख दिया है कि कितना है, 12 महीने है, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली लिख दिया है 12 महीने। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ कवर कितना है, 90%, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब हमारा क्या कर रहे हैं हम, अब हम समझेंगे अपना फाइनेंशियल गारंटीज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल गारंटी जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ठीक है, देखिए फाइनेंशियल गारंटीज़ आप जो बना रहे हो, इसी जीसीज जो होते हैं जो आपकी गारंटीज़ बनाता है किसके लिए, जो एक्सपोर्टर्स की नीड होती हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ जो है ना ये उसको कवर करती है, ठीक है। अब आपका क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस जो हमारा पहला है वो है हमारा पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है,
आपका आ रहा है कि पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस में क्या होता है, ये आपके वो लोन कवर करता है जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, परचेजिंग हो रही है, ठीक है, तो ये सारे उसको कवर करता है, ठीक है। इसमें आपका जो बोलते हैं ना, हम इसको एक तरीके से ऐसे बोलते हैं ECIB WTPC, ठीक है, तो इस टाइप से कवर करता है। बस इतना ही देखना है, ज़्यादा इतना आगे डिटेल्स में जाएंगे तो फिर करते ही चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस फिनेकल गारंटी, ठीक है, देखिए ये वाला। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो बैंक्स होते हैं ना, जो भी आपका प्री शिपमेंट स्टेज में जो भी इंसेंटिव्स होते हैं, रिसीवेबल्स होते हैं, उसको कवर करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, ठीक है। एक बार देखिए नेम जरूर पढ़ लीजिएगा, जो भी पॉलिसीज़ है, इंश्योरेंस है, गारंटीज़ है ना, उनको जैसे आप एक बार नेम पढ़ के जाओगे ना, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 4 में से 5 ऑप्शंस आपको ये पता चल जाता है, दिमाग में रहता है कि हाँ ये गलत है, ठीक है। तो पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस क्या करता है ना, जो एडवांसेस आपने दिए होते हैं परचेजिंग के लिए एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट में, उनको नेगोशिएट करना, डिस्काउंट करना, तो उसके लिए ये सब कवर करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आ रहा है एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी। एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी में आपका क्या होता है कि जो आपको पोस्ट शिपमेंट दिया गया है ना, जिससे जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं वो बिल्कुल सेम है जो आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी उसी की तरह है, बस इसमें क्या होता है, आपको जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कैश दिया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंशन है कैश के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। कैश असिस्टेंस होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स होते हैं, मतलब इंसेंटिव्स के जो फॉर्म्स हैं वो आपको बताया गया कैसे इसमें रहता है, इतना ही बस चेंजेस होता है प्रीवियस वन से। फिर उसके बाद आपका आ जाता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ फॉर काउंटर पॉसिबल लॉसेस, ठीक है, मीन्स आपका कितना पॉसिबल लॉसेस होने का चांस है, उसके हिसाब से एक काउंटर हम क्रिएट कर देते हैं कि जैसे इतना हुआ ठीक है, इसके बाद हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब एक तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाती है गारंटी कि ठीक है अगर इतना जा रहा है तो इतना तो हम लॉस झेल सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर जाए तो फिर रोक दो, फिर नहीं करना है, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको इसके अंडर किसके अंडर में आता है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी के अंडर में आता है। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग गारंटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई बैंक है, उसने ओवरसीज़ कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो फॉरेन करेंसी में लोन दिया है वो इसके अंडर में कवर होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि जैसे आपका कि प्रीमियम पे जो हो रहा है वो इंडियन रुपी में हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके अदर स्पेशल गारंटीज़ एंड स्कीम्स होते हैं, इसमें हम क्या कवर करते हैं, अब जो है हम वो देखेंगे कि जो हमारा अदर स्पेशल गारंटीज़ और स्कीम्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो आपका इसमें क्या आता है, ट्रांसफ़र गारंटीज़ आता है, ठीक है, कि कैसे मतलब गारंटीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैसे मतलब आपका जो ऑनर है उसको बाइंड कर रहे हैं, ड्राफ्ट ड्रॉ कर रहे हैं, बेनिफिशियरी कौन है, उस टाइप से रिलेटेड है। फिर आपका एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क होता है, कवर स्कीम्स है कि जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको कवर करने के लिए जो स्कीम्स हैं वो इसके अंडर में आती हैं। नेक्स्ट है आपका मैच्योरिटी फैक्टरिंग, ठीक है। मैच्योरिटी फैक्टरिंग में क्या होता है ना, आपका जो ECGC क्या करता है ना कि एक्सपोर्ट की जो क्रेडिट गारंटीज दे रहा है एक्सपोर्टर्स को, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स होते हैं उसके हिसाब से इसकी फैक्टरिंग कर देता है कि जो फैक्टरिंग सर्विस जैसे जो कवर कर रही है ना फाइनेंस, और आपके जो कलेक्शन कर रही है रिसीवेबल्स का, मतलब कौन से रिसीवेबल्स जो ट्रांजैक्शंस हो रही है ना बायर और सेलर्स के बीच में, तो उसको करता है। तो उसके इसमें क्या होता है ना, आपका क्रेडिट प्रोटेक्शन भी रहता है, जो आपका कैश फ्लो हो रहा है उसको भी देख रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टरिंग हमने जो आगे करी थी ना उसी से रिलेटेड है पूरा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो फैक्टरिंग अप्लाई कर रहा है ना, तो जो एक्सपोर्ट करने वाला है ना वो क्या करता है, एक सेल्स का ओपन अकाउंट कर लेता है, फिर उसके जो रिलेशंस होते हैं, जो पास ट्रैकिंग होती है, उसको सबको मेंटेन करते चलता है, ठीक है। इसके बाद आपका आ रहा है इंश्योरेंस कवर्स फॉर बायर क्रेडिट एंड लाइन ऑफ क्रेडिट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कवर, कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसीज कवर, ठीक है। तो इसके साथ ये सब है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। लास्ट में आपका एक और टॉपिक दिया गया था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने उस पर इतना फोकस नहीं किया, ठीक है। जब हम एक बार आपका जो इसका रिवीजन करेंगे ना पेपर से पहले, जो मैं वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी, तो उसमें हम एक बार फिर भी देख लेंगे सारा जो भी इंपॉर्टेंट है वन लाइनर में, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा ये है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई इशू हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो, और मेरे को मेरा जो टेलीग्राम का है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।